हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बोर का एटॉमिक मॉडल, उसकी लिमिटेशन तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमने वो पढ़ लिया था। और हमने ये पढ़ा था कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। आप एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, इसकी लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी बहुत सारी। इनमें दो मेजर लिमिटेशन ये थी कि भाई एक तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, भाई जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करता। जो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसमें हमने पढ़ा था कि पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड विद गुड एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। भाई हम गुड एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। बोर का जो एटॉमिक मॉडल था, भाई बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि कोई ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, और हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी of electron in any orbit is fixed। किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या होती है, फिक्स होती है। उसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिखा था कि Vn इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन। वी नॉट की वैल्यू लिखी थी, कांस्टेंट था। अब दूसरा पॉइंट ये है कि उसने हमारे को ये कहा था, मान लो कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 में। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। ऐसे ही पोजीशन भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो बोहर तो ये कहता है कि भाई पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि भाई पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अब जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे जाते हैं, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती है। तो इसका मतलब है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, भाई ये कुछ ना कुछ तो ठीक है। इसका मतलब क्या है कि खराबी कहाँ पे है, बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था, एक हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसको हमने डी ब्रोगली कंसेप्ट भी कहा था। तो भाई डी ब्रोगली ने हमारे को ये कहा था कि जब मैटर मूव करता है, मैटर मूव्स इन फॉर्म ऑफ वेव। मैटर किस फॉर्म में मूव करेगा, वेव की फॉर्म में। अब जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करता। इसका मतलब है कि भाई बोहर के एटॉमिक मॉडल की आ गई लिमिटेशन। तो भाई अब एटम तो एग्जिस्ट करता है, एटम तो सब पॉइंट को बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि खराबी मॉडल में है। तो फिर क्या था कि नया एटॉमिक मॉडल डिज़ाइन हुआ था। तो देखो नया एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को लेके बनाया हुआ है। तो अब हम नया एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। देखो आपने ये ध्यान रखने हैं कि ये दोनों लॉ जो हैं वो क्या हैं, इनका बेसिक क्या है, इनकी एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी थी।
देखो जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, ये टॉपिक पूरा फिजिक्स का है, ठीक है। आप फिजिक्स +1 पढ़ रहे हो, फिजिक्स +1 में आपने मैकेनिक्स पढ़ी शुरू कर रखी होगी। देखो मैकेनिक्स दो टाइप की होती है, ठीक है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। आप इस साल क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, +2 फिजिक्स के अंदर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे। तो जो ये हमने अभी तक जो पॉइंट पढ़े हैं ये क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। भाई जैसे कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो उसको हमने न्यूटन के लॉ के साथ कंपेयर कर रखा है। भाई जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, उसी कंसेप्ट को ही यहाँ पे यूज़ कर रखा है। बट एक्चुअली सन और अर्थ तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा है, वो माइक्रोस्कोपिक है। तो अब हम नया जो मैकेनिक्स है वो पढ़ेंगे, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे बेस्ड है। कई बार क्वेश्चन यहीं से ही आ जाता है कि भाई ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये इन दोनों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब इसको यूज करके हम एटम के मॉडल को स्टडी करेंगे। तो देखो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर एक साइंटिस्ट था, उसने हमारे को एक वेव इक्वेशन दी थी। स्क्रोडिंजर एक साइंटिस्ट था, इसने एक वेव इक्वेशन दी थी, उसको हम कहते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। मतलब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो वेव बन रही है वो कैसी होगी, ठीक है। दिस हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो वेव होगी, देखो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यही है कि भाई जो मैटर है जब वो मूव करता है तो उसकी क्या बनती है, वेव। तो स्क्रोडिंजर जो वेव इक्वेशन है वो इन्हीं प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ये हमारे को बताएगी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसकी जो वेव बन रही होगी उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। वेवलेंथ पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन की वेव, ठीक है। तो देखो ये जो साइंटिस्ट था इसने हमारे को एक इक्वेशन बताई थी। देखो वो इक्वेशन क्या है, जस्ट एक आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, ये सिलेबस में है नहीं, बस आगे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, आपको बुक पे स्टिक नहीं रहना। तो देखो इक्वेशन ये है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ करली। एक तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में आप लिखते हो डी, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। एक हम लिखते हैं करली, इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इक्वेशन ये है करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार कर रखा है, स्क्वायर है। साथ में मैं एक टर्म लिख रहा हूं साई, यहां पे पी साइलेंट होता है, इसको लिखते ऐसे हैं, इसको कहेंगे साई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आएगा करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर।
इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन टर्म्स का मतलब बता देता हूं क्या है। देखो जो यहाँ पे हम E लिख रहे हैं, E मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टोटल एनर्जी के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने ये V लिखा है ये मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब बात ये आती है कि भाई ये साई क्या है। देखो साई जो है, साई को हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन, हमने ये पढ़ा है कि भाई एटम स्फेरिकल है, एटम 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन शो करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या शो करता है, 3D मोशन। अब 3D में एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो फंक्शन है किसका, एक्स वाई और जेड का। तो साई जो है ये क्या है, एक वेव फंक्शन है किसका, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का। एक्स वाई और जेड क्या है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं, और ये साई जो है ये उसका फंक्शन है। भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो एक फंक्शन बन रहा होगा, एक वेव बन रही होगी, उस वेव के कोरस्पॉन्डिंगली, 3 डायमेंशनल वेव के कोरस्पॉन्डिंगली जो फंक्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन किसका है, इलेक्ट्रॉन का। जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रिवॉल्वेशन से जो फंक्शन बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, साई। तो भाई अब हम साई को सोल्व करेंगे। साई को सोल्व करके आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी कर सकते हो। अब देखो वेव का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो मान लो कि आपने एक वेव बना ली, तो आपको इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड पता लग जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पता लग जाएगी, एंड यू कैन सोल्व ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड देम। ठीक है, अब भाई टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दें तो ये फैक्टर आपको क्या बता रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी। आपने ये पढ़ा होगा ना कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो भाई टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस करें तो क्या बच रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये फैक्टर जो है ये हमारे को क्या बता रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे। भाई काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मूवमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड आपके पास क्या बनेगा, वेव फंक्शन। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। आपको जस्ट एलिमेंट्री आइडिया चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने एक पॉइंट और पढ़ना है। एक ना टर्म आती है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इक्वेशन को मॉडिफाई कर रखा है। देखो यहाँ से मैं साई को कॉमन ले रहा हूँ तो ये बनेगा करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये फंक्शन है ना, इसको हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई स्क्वायर से। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपको ये भी लिखा मिल सकता है, वैसे ये है ही नहीं बुक में, आपको जस्ट ये इक्वेशन लिखी मिलेगी। एक कई बार क्वेश्चन हैमिल्टोनियन का आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ बनेगा कैसे। तो ये हमारे पास ये बन रहा होगा लाप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बार इस टर्म को उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा
देखो इसको हम आगे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ रहा होगा फाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस, या इधर माइनस लगा लो, यहाँ प्लस रह जाएगा, इसको यहाँ ले आओ, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब तो बराबर आ गया, सॉरी, साई से साई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस टर्म को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस फाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ये फैक्टर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पे देखो क्या बच रहा होगा, इज इक्वल टू ई माइनस वी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस v को यहां लाके प्लस कर रहा हूं, तो v प्लस माइनस फाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इज इक्वल टू ई। इसको अगर ई साई लिख रहे हो तो यहां पे भी साथ में क्या आ जाएगा, साई। अब देखो ये जो फंक्शन बन रहा है ना हमारे पास, ये v प्लस माइनस फाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम यूज करते हैं टोटल एनर्जी के लिए। ये हमारे को बताता है टोटल एनर्जी। देखो क्वांटम में ना टोटल एनर्जी यूज नहीं करते, क्वांटम मैकेनिकली जो टर्म्स हैं वो फिक्स हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी को हम रिप्लेस कर देते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से। ठीक है, ये वेक्टर पॉइंट है, सारा वेक्टर सोल्व करे हुए हैं ये, तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि जो टोटल एनर्जी है ये टोटल एनर्जी को हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहना है। कई जगह इसमें ये भी लिखा मिलता है, इसको एच कैप कहते हैं, कैप आप वेक्टर में लगाते हो, एच कैप साई इज इक्वल टू ई कैप साई, ये भी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, वो इक्वेशन मॉडिफाई होके आखिरी में ये बचती है। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, और जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हम पढ़ रहे थे वो ये होगी। इसका काम क्या है, जस्ट इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसके मोशन को एक्सप्लेन करना। ठीक है भाई, ये एक एलिमेंट्री आइडिया था जो आपको ध्यान रखना है। आपको ये ज़्यादा इतने तक ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है ये। ठीक है, अब देखो हम साई से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, कई जगह ना ऐसे लिखा मिल सकता है साई। अब पहले एक बार हम साई को देखते हैं, फिर आगे बताता हूं एन क्या होगा इसमें। देखो साई जो है ये वेव फंक्शन है और इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी हेल्प से आप आगे कुछ ज़्यादा फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, बट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये पढ़ा हुआ है, जो हमने यूनिट की स्टार्टिंग में पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, अब ऐसे ही देखो एनर्जी किससे रिलेट करते हैं हम, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। ऐसे ही जब हम वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं, देखो साई स्क्वायर जो है, साई स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और ये अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज का ध्यान रखना है, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट करता है। हम ये कहेंगे
कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन फाइंड होगा। मैं भी आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा इसका। देखो, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे को बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पे मैक्सिमम होती है, देखो एक ऐसे टर्म बनेगी स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो हमें पता लगता है साई स्क्वायर से, और इस जो साई स्क्वायर है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। अब मैं नई टर्म यूज कर रहा हूं भाई, ऑर्बिटल। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऑर्बिट, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होती है? ऑर्बिटल, ऑर्बिट में वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एटम में इलेक्ट्रॉन के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और बाकी जगह पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम। देखो, कभी ये नहीं कहोगे कि यहां इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन एनर्जी दो तो कहीं पे भी भाग जाएगा, ठीक है। तो जहां पे यहां लिख रहे हैं ना कि मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है अप टू 90%। जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अप टू 90% होगी, उस जगह को आप क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। अब मान लो कि हमने हाइड्रोजन एटम लिया और हाइड्रोजन एटम की हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करी, ठीक है। तो भाई ये तो आ गया न्यूक्लियस, ये हमारा n=1 है, और n=1 में बोहर तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इस फिक्स पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको स्टडी करा तो इलेक्ट्रॉन जो है, एक टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें मिला यहां पे, ठीक है। एक टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन मिला यहां पे, एक टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन मिला यहां पे। एक ही एटम को थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्टडी करा तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इस सर्कल के अंदर, ये न्यूक्लियस और सर्कल के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे बार बार रिवॉल्व करता रहा। कभी इधर जा रहा था, कभी यहाँ आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ऑर्बिट में कहीं ना कहीं क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो वो, अब मान लो कि जब मैं स्टडी कर रहा हूं, तो मैं जब स्टडी कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, मेरे को ये लगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां पे हो। ऑर्बिट में तो फिक्स था, यहां पे फिक्सिंग नहीं है, किसी टाइम पे यहाँ होगा, किसी टाइम पे यहाँ पे होगा। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी है किसको फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है भाई। तो ये हमारा कंसेप्ट है। इसका मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है कहाँ पे, ऑर्बिट के अंदर, और वो जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, विच वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ साई स्क्वायर विच इज नेम्ड एज ऑर्बिटल, ठीक है भाई। अब ये जो हमारे पास पूरा कंसेप्ट है ये क्वांटम मैकेनिकल है, ठीक है। आपको क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ ही ध्यान रखनी है बस, कि भाई ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, उसको हम साई स्क्वायर कहते हैं, या आप इसको ऑर्बिटल कह सकते हो। ये साई जो है ये वेव फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन की जो वेव बनती है उसका फंक्शन है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको बस कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ध्यान रखनी है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख लोगे। नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम अब आगे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर क्या है, यही क्वांटम मैकेनिकल बेस सिस्टम है, ठीक है। तो तब तक आप इसको पढ़ के रिवाइज करो। थैंक यू।